तो पहली चीज तो वाइब्रेशंस आपके हैंडल बार पर और फुट पैक पे फील होना शुरू हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको ये बाइक जो बहुत छोटी फील होगी। तो हेलमेट मेरा तैयार है और बाइक भी, और आज मैं राइड करने वाला हूं सुजुकी जिक्सर SF। ये मोटरसाइकिल क्या आपके पेट्रोल में पैसे बचा सकती है? क्या सच में ये एक स्पोर्ट बाइक वाला फील आपको देती है? क्या सच में इस बाइक पर पैसा खर्च करना वर्थ है या नहीं? क्या कुछ इसके पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, हर एक छोटी से छोटी डिटेल आपको देने वाला हूं आज के वीडियो में। गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बाइक से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड डिजाइन के साथ में। अब देखो, डिजाइन वैसे तो पर्सन टू पर्सन होता है, हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है ना पसंद आए, लेकिन क्या एलिमेंट यूज किए गए हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो ये मोटरसाइकिल फुली फेयर्ड सेगमेंट के अंदर आती है। और इंडियन मार्केट में अगर आपको एक अफोर्डेबल या एंट्री लेवल फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल चाहिए तो ये इकलौता ऑप्शन अब भारतीय बाजार में है। इसके कंपटीशन में एक दो मोटरसाइकिल आती थी लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। सुजुकी जिक्सर SF ही इकलौता ऐसा प्रोडक्ट रहा है इस सेगमेंट में जो इतने टाइम से टिका हुआ है। और अगर आप डिजाइन एलिमेंट्स देखोगे तो वो यहाँ पर सुजुकी ने डिसेंट यूज किए हैं। आपको LED में पूरा हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है। फेयरिंग के ऊपर ही आपको मिरर्स देखने को मिलते हैं जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा और स्पोर्टी लुक देते हैं। साइड फेयरिंग देखोगे तो वो काफ़ी बल्कियर नज़र आती है जो कि इसकी लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती है। स्पेशली जिस इंजन कैटेगरी में मोटरसाइकिल आती है उससे इसको कहीं ज़्यादा बड़ा दिखाती है इसकी फेयरिंग, और यही चीज़ है जो लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट भी करती है। बाकी टेल सेक्शन देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगा। LED में टेल लैंप है और जिस तरह से एजिस वगैरह टेल सेक्शन में दिए गए हैं फेयरिंग के अंदर, वो इसकी लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। साथ ही क्रोम पर आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलता है जो कि इसकी लुक्स को और भी ज़्यादा बढ़िया बनाता है। तो ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन में बाइक डिसेंट नज़र आती है। हालांकि आपको कैसी लगती है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मुझे पर्सनली बाइक अच्छी लगती है और यही रीज़न रहा है कि मैंने इसको ख़रीदा भी है। बात करते हैं कंफर्ट की, क्योंकि अगर आप फुली फेयर्ड सेगमेंट में जा रहे हो तो मोस्टली आपको कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। बट क्या इसके साथ ऐसा है या नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जिक्सर SF जो है वो लगभग 790 mm सीट हाइट के साथ में आती है, 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और वज़न इसका लगभग 147-148 kg के आसपास है। तो डिसेंट वेट है, ना बहुत ज़्यादा आप हल्की कह सकते हो इसको, ना बहुत ज़्यादा हैवी वेट मोटरसाइकिल है ये अपने इंजन कैटेगरी के हिसाब से। बाइक के अंदर स्प्लिट सीट सेटअप ऑफर किया जाता है। क्लिप ऑन में ये हैंडल बार्स दिए गए हैं। अगर आप हैंडल देखोगे तो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, एकदम आपको अग्रेसिव सिटिंग ये ऑफर करता है। लेकिन अगर आप हैंडल की हाइट देखते हो तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है और सीट जो है वो थोड़ा सा आपको आगे की तरफ टिल्ट रखती है। फुट पैक की पोजीशन जो है वो अप्रॉक्स मिड में है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, जिसकी वजह से आपको लोअर पार्ट में थोड़ा स्पोर्टी कैरेक्टर देखने को मिलेगा। सीट से आपको थोड़ा स्पोर्टी फील होता है, बट हैंडल बार जो है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आगे अग्रेसिवली बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हल्का सा अग्रेसिव सिटिंग तो है, क्योंकि एक फेयरिंग मोटरसाइकिल है तो यहाँ पर वो स्पोर्टी कैरेक्टर आपको मिलना चाहिए। तो उसको देखते हुए थोड़ा सा अग्रेसिव सिटिंग आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है और ये इतना नहीं है कि आपको बैक पेन हो। तो सिटिंग आपको हल्का सा अग्रेसिव देखने को मिलती है, लेकिन हैंडल बार जो है वो अपराइट रखा गया है, जिसकी वजह से आपको रिस्ट पेन नहीं होता और बैक पेन नहीं होता। ओवरऑल मैं इसको कंफर्टेबल कहूँगा, स्पेशली जब आप एक फुली फेयर्ड सेगमेंट के अंदर आते हो। फुली फेयरिंग किसी भी मोटरसाइकिल से अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल साइड पर लगेगी, ना कि एग्रेसिव। तो ये चीज़ इस बाइक के साथ में अच्छी हो जाती है, क्योंकि अगर आप डेली कम्यूट में इस बाइक को राइड कर रहे हो, सिटी ट्रैफिक में आपका निकलना ज़्यादा है, या फिर आप लॉन्ग राइड भी इसके साथ प्लान करते हो, तो कंफर्ट जो है वो ये मोटरसाइकिल आपको ऑफर करती है, जिसकी वजह से आप इस मोटरसाइकिल का फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकते हो और आप इस मोटरसाइकिल को हर तरह की रोड कंडीशन पे भी चला सकते हो। एक चीज़ जो शायद ही कोई आपको बताएगा कि इसका जो हैंडल है और इसकी जो सीट का डिस्टेंस है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थी हो और आपकी हाइट भी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको ये बाइक जो बहुत छोटी फील होगी, क्योंकि हैंडल जो है और सीट के बीच में डिस्टेंस उतना नहीं है। पीछे भी अगर सीट पे बात करूँ तो उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे होके भी बैठते हो तो भी आपको ऐसा फील होगा कि आपकी हाइट और वेट के हिसाब से बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गई है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, मुझे ये बाइक एकदम कंफर्टेबल फील होती है अपनी हाइट वेट के हिसाब से। लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फीट से ऊपर है तो फिर आपको ये बाइक काफ़ी ज़्यादा छोटा फील देगी। और अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो अराउंड 13.4 bhp की पावर निकालता है। 13.8 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क है। 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लच की अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट है, लाइट ही आपको फील होगी। अगर आप डेली ट्रैफिक वगैरह में भी बाइक चला रहे हो तो आपको कोई भी फिंगर्स में पेन वगैरह नहीं होता है क्लच की वजह से। तो क्लच शिफ्टिंग जो है वो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है।
गियर्स की अगर मैं बात करूं तो गियर शिफ्टिंग भी अच्छी है, वहाँ भी कोई इशू नहीं है। अगर आप प्रॉपर चेन ल्यूब, चेन क्लीन वगैरह रखते हो, आपकी चेन मेंटेनेंस का अगर आप ध्यान रखते हो तो गियर आपको एकदम स्मूथ नज़र आएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी कमेंट किया था कि इसकी गियर शिफ्टिंग में दिक्कत है। भाई गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम कब फील होती है? जब आपकी चेन लूज़ हो या फिर वो ड्राई है, ना आपने क्लीन कराई है ना चेन टाइट कराई है, तो आपकी गियर शिफ्टिंग जो है वो हार्ड हो गई है। इस बाइक के साथ में एक छोटा सा ये आप चीज़ का ध्यान रख लो कि अगर आपकी गियर शिफ्टिंग आपको हार्ड फील हो रही है, मतलब आपको बाइक की चेन मेंटेनेंस की ज़रूरत है, बस वो काम करा लो, गियर शिफ्टिंग आपको एकदम ओके देखने को मिलेगी। इसके अलावा पावर परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो देखो बढ़िया हाईवे पे हूं इस टाइम और इस बेस्ट क्रूजिंग स्पीड वगैरह मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो नंबर्स में अगर आप देखते हो तो इसकी पावर परफॉर्मेंस आपको थोड़ी कम ही फील होगी, लेकिन जब आप इस बाइक को राइड करोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये डिसेंट पावर परफॉर्मेंस ऑफर करती है आपको। बहुत ज़्यादा अच्छी मैं नहीं कहूँगा, इसको डिसेंट कहूँगा। उसका रीज़न बताता हूँ। अब देखो इस बाइक की जो टॉप स्पीड है ना वो सिर्फ 120 किलोमीटर पर आवर है, वो भी राइडर के वेट के हिसाब से होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थी हो, आपका वेट ज़्यादा है, तो हो सकता है 120 भी ये ना जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक तो टॉप स्पीड जो है वो उतनी बेटर नहीं मिलती है। 155 सीसी का इंजन है, लेकिन इस कैटेगरी में कुछ एक मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो आपको 130 तक की टॉप स्पीड देती हैं, बट इसकी स्पीड जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़, अगर मैं बेस्ट क्रूजिंग स्पीड की बात करूं, अगर आप इस मोटरसाइकिल को 85 टू 90 किलोमीटर पर आवर पे क्रूज़ करते हो, मतलब अगर आप स्मूथ राइड चाहते हो, तो आपके पास 85 टू 90 किलोमीटर पर आवर की एक ऐसी स्पीड है जिसमें आप आराम से इस बाइक को चला सकते हो। वहाँ पे ना आपको वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा फील होंगे, ना कोई प्रॉब्लम फील होगी, बाइक एकदम स्टेबल रहेगी, कंट्रोल रहेगी। लेकिन जैसे ही आप 90 को क्रॉस करते हो तो पहली चीज़ तो वाइब्रेशंस आपके हैंडल बार पर और फुट पैक पर फील होना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली हैंडल बार पर थोड़े से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में दूसरी चीज़ कि बाइक जो है वो आपके कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर आपको फील होगी 100 क्रॉस करने के बाद। स्पेशली अगर आप टॉप स्पीड की तरफ जाते हो तो विंड ब्लास्ट जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर लगता है, क्योंकि फेयरिंग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। वाइजर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो विंड ब्लास्ट जो है वो सीधा आपके फेस को टच करता है और वहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आप जो है वो हवा से सिर्फ लड़ रहे हो एक टॉप स्पीड के लिए। तो बेस्ट क्रूजिंग स्पीड मैं कहूँगा इसकी आपकी 85 टू 90 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इतनी स्पीड पे आराम से क्रूज़ करना चाहते हो तो ये बढ़िया आपको फील देगी। बट अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो आपको ज़्यादा बेटर क्रूजिंग स्पीड दे दे, आप चाह रहे हो 110 पे या 100 से ऊपर क्रूज़ करना, तो वहाँ थोड़ा सा इसके साथ में कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि 100 पे भी आप चला सकते हो, पर वो आपको अनस्टेबिलिटी जो है वो फील होगी हवा की वजह से, आपको बाइक जो थोड़ा हिलती हुई फील होगी, वो चीज़ इसके साथ में है। हाँ, अगर आप 85 टू 90 किलोमीटर पर आवर पे इस बाइक को राइड करते हो तो स्मूथ राइड का एक्सपीरियंस तो आपको मिलता है, साथ ही आपको माइलेज बहुत ज़बरदस्त मिल जाता है। मतलब अभी अगर मैं माइलेज आपको दिखाऊं बाइक का पिछले 300 किलोमीटर के अंदर, तो 48.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो ये बाइक दे रही है मुझे। इसमें आपको रियल टाइम माइलेज और आपका एक्चुअल माइलेज दोनों ही शो होते हैं, और मैंने इसका माइलेज टेस्ट भी किया हुआ है। जो यहाँ मीटर पे दिखाता है ऑलमोस्ट उतना ही आता है। मतलब अभी ये मेरे को 48.4 का माइलेज दे रही है, और अभी मैंने हाईवे बहुत ज़्यादा इस 300 किलोमीटर के अंदर जो है वो नहीं टच किया है। आज मैं वीडियो के लिए ही सिर्फ हाईवे की तरफ आया हूँ, बाकी मैंने मोस्टली सिटी के अंदर ही बाइक को चलाया है इस ट्रिप के अंदर। और 48.4 का ये माइलेज अगर मैं हाईवे पे बाइक को रखता हूँ 100-150 किलोमीटर, तो ये माइलेज मुझे 50 से 52 तक मिल सकता है। मतलब माइलेज के मामले में बाइक जो है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। जहाँ पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वहाँ पे ये आपको थोड़ा सा सपोर्ट करती हुई फील होगी कि हाँ भैया, इतने महंगे प्राइस के साथ में एक अट्रैक्टिव बाइक भी चला लूँ मैं और मेरी जेब पे वो भारी ना पड़े, तो वो चीज़ इस बाइक के साथ में काफ़ी अच्छी है। तो इंजन की पावर परफॉर्मेंस डिसेंट है, बट माइलेज के मामले में ये बाइक जो है वो आपको काफ़ी अच्छा फील दे देगी। और अगर मेरी तरह आप हो जिसको सिटी में राइड ज़्यादा करना है और हाईवे पे अगर जाना है, तो 85 टू 90 किलोमीटर पर आवर मेरे लिए सफिशिएंट स्पीड है। तो फिर आपको ये बाइक हर तरफ से अच्छी ही फील देने वाली है। तो इंजन की बात हमने कर ली, बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, रियर के अंदर मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। ये अपने सेगमेंट की आप कह सकते हो आउटडेटेड मोटरसाइकिल है, क्योंकि अब आप देखो 150 सीसी सेगमेंट में या फिर मैं कहूँ 125 सीसी सेगमेंट में भी अगर आप जाके देखते हो तो यूएसडी सस्पेंशन आ चुके हैं। 150 सीसी 160 सीसी सेगमेंट में भी ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स में या फिर उनके किसी ना किसी वेरिएंट में आपको यूएसडी सस्पेंशन मिल जाएगा, लेकिन जिक्सर के साथ ऐसा नहीं है। जिक्सर में आपको किसी भी वेरिएंट में, चाहे आप इसके नेकेड में जाओ, चाहे फेयरिंग में जाओ, चाहे 155 में जाओ, चाहे 250 सीसी में जाओ, किसी भी वेरिएंट में आपको यूएसडी सस्पेंशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप इसको आउटडेटेड कह सकते हो। हालांकि
टेलीस्कोपिक और यूएसडी सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, थोड़ा बहुत हैंडलिंग का फ़र्क पड़ेगा। बाकी राइड क्वालिटी के अंदर मेजर कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगा अगर आप स्पेशली इस सेगमेंट में आते हो। लेकिन फिर भी लुक वाइज वो अच्छा नज़र आता है, या फिर कहो सेगमेंट में दूसरी बाइक्स दे रही हैं तो वहाँ पे आपको ये पीछे नज़र आएगी। सस्पेंशन फीडबैक कैसा है अगर मैं उसकी बात करूँ तो सिटी राइड के लिए इसका सस्पेंशन जो है वो एकदम परफेक्टली काम करता है। हाईवे राइड पे आप जा रहे हो तो आपको एकदम परफेक्ट फील देगा। सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा स्टीफर साइड पे ही है स्टेबिलिटी को बेटर रखने के लिए। लेकिन जब आप ख़राब रास्तों में जाते हो, खड्डों वगैरह से अगर आप बाइक को निकालते हो और आप फास्ट निकालने की कोशिश करोगे तो वो झटका जो है वो आपकी बैक पे फील होगा आपको, और उस कंडीशन में जो है वो आपको सस्पेंशन हार्ड फील देगा। तो अगर आप ख़राब रास्तों से निकाल रहे हो तो बाइक को स्लो करके निकालो। बाकी हाईवे वगैरह पे अगर आप राइड कर रहे हो हाई स्पीड स्टेबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो सस्पेंशन आपको डिसेंट फील देता है। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो बाइक के अंदर फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील में डिस्क ब्रेक आता है। बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS आएगा। अगर आपको डुअल चैनल चाहिए तो आपको 250 वेरिएंट लेना होगा। 155 में आपको सिंगल चैनल ABS ही मिलता है, जो कि एक कमी आप कह सकते हो अभी हाल फिलहाल टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें एटलीस्ट डुअल चैनल ABS का एक वेरिएंट आ जाना चाहिए था। जिन लोगों को डुअल चैनल चाहिए वो डुअल चैनल ले सकते थे, जिनको सिंगल चैनल रखना है वो अपना सिंगल चैनल की तरफ जा सकते थे। मुझे पर्सनली सिंगल चैनल ABS ज़्यादा पसंद है। मेरे को ब्रेकिंग में वैसे कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ जो नए राइडर आ रहे हैं, जो बिगनर राइडर होने वाले हैं, उनके लिए डुअल चैनल ABS जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेफ हो सकता था। बाकी ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो वो भी एवरेज है, मतलब डिसेंट ही है। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ब्रेकिंग आपको इसमें देखने को नहीं मिलती। और दोनों ही ब्रेक्स में ऐसा है कि फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको बहुत ज़्यादा पंच जो है वो ब्रेक में फील नहीं होगा। आप अपना काम ब्रेक करते हैं ठीक से, पर हाँ अगर आप एग्रेसिव ब्रेकिंग करते हो, एकदम आपको बम्पर में जाके ही ब्रेक मारना है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके ब्रेक जो है वो हल्के फील होंगे। तो ब्रेकिंग पे भी अगर कंपनी इसके डिस्क पैड वगैरह को चेंज करे तो शायद ब्रेकिंग इसकी और बेटर हो सकती है, या फिर डिस्क साइज़ को अगर चेंज किया जाए, क्योंकि इसकी जो डिस्क प्लेट है वो अराउंड 266 mm की है फ्रंट में। तो वो सेगमेंट के हिसाब से देखोगे तो डिसेंट ही साइज़ है, तो वो चीज़ है इसके साथ। तो ब्रेकिंग वाइज भी मैं इसको डिसेंट कहूँगा। मतलब सुजुकी जिक्सर के साथ में ऐसा है कि जो चीज़ें दी गई हैं वो ज़्यादातर आपको डिसेंट ही देखने को मिलेंगी, चाहे ब्रेकिंग की बात करो, चाहे सस्पेंशन की बात करो, चाहे इंजन पावर परफॉर्मेंस की बात करो। ख़राब नहीं है कुछ भी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अच्छा नहीं है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, या फिर एकदम कहूँ मैं कि सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट वाली चीज़ नहीं है। सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर वन ऑफ द बेस्ट नहीं है। हाँ एक चीज़ जो वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगती है इसकी, वो है इसका कनेक्टेड टेक्नोलॉजी। बाइक के अंदर आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, मल्टीपल कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। सुजुकी का आप कनेक्ट ऐप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, लास्ट पार्किंग लोकेशन, कॉलर ID, SMS अलर्ट, इस तरह की जानकारी मिलती है। इस बाइक को पिछले 1 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। टर्न बाय टर्न नेविगेशन मैंने इसका बहुत बार यूज़ किया है। मोस्टली दिल्ली NCR में ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, और मैं जब भी दिल्ली नोएडा की तरफ होता हूँ बाइक के साथ में, तो फिर मैं टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज़ कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को रोड पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो बेस्ट रूट होता है मैं उससे निकल जाता हूँ। अब देखो टर्न बाय टर्न नेविगेशन एक ट्रिकी चीज़ है। अगर आपको वो समझ में आता है कि ये डायरेक्शन किस तरह से बताता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन, अगर वो आपको आ गया करना, तो फिर आपको ये काफ़ी काम का लगेगा। और जिक्सर SF के साथ में मेरे को एक अच्छी चीज़ ये लगती है, इसका जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन है वो बहुत एक्यूरेट काम करता है। मैप माई इंडिया के साथ में शायद से इनका कोलैबोरेशन है, तो सुजुकी के ऐप में जो मैप खुलता है वो मैप माई इंडिया का खुलता है, और वहाँ पे आप अपनी लोकेशन डालो और आप मैप जो है वो स्टार्ट कर दो। और उसके बाद में नेविगेशन जो है प्रॉपर काम करता है। डिस्प्ले पे आपको टर्न बाय टर्न एक्यूरेट दिखाएगा, और इतना एक्यूरेट दिखाता है कि अगर आपको 10 मीटर या 20 मीटर बाद टर्न लेना है तो वो 10-20 मीटर भी आपको यहाँ पर लिखे हुए नज़र आएंगे। साइड में एक बार चलता रहता है जो आपकी डिस्टेंस को बताता है कि आप अपने टर्न से कितना पास पहुँच चुके हो। तो नेविगेशन जो है बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ कुछ एक प्रॉब्लम अगर मैं कहूँ तो वो मैप माई इंडिया के साथ में है कि कुछ एक लोकेशन जो है वहाँ पे मेंशन नहीं है। पर्टिकुलर आप एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात करोगे तो वहाँ पे मेंशन नहीं होती है कई बार, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है। उसमें फिर आपको पहले गूगल मैप में जाना पड़ेगा, वहाँ से आप उसकी लोकेशन को कॉपी करो, फिर मैप माई इंडिया में पेस्ट करो, तो फिर वो सर्च कर लेता है। तो वैसा कुछ सीन है मैप माई इंडिया का, पर एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मैंने लंबा भी राइड किया है, मतलब 1.5-2 घंटे तक भी मैंने नेविगेशन यूज़ किया है, तो बंद नहीं होता है, वो रेगुलर चलता रहता है और ना हैंग करता है ऐप। उसके अलावा एक अच्छी चीज़ ये है कि ऐप में आपने स्टार्ट किया और आप फ़ोन को लॉक करो और फ़ोन को पॉकेट में डाल लो, तो आपको जो है वो बार बार फ़ोन ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल होल्डर पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ कि आपने बाइक ऑफ़ कर दी और उसके बाद आप बाइक स्टार्ट करते हो, अगर आपने ऐप को
क्लोज़ नहीं किया है पूरी तरह से तो फ़ोन जो है वो वापस से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। आपको बार बार कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप एक दिन में 2-3 बार बाइक कहीं पर रोकते हो, बंद करते हो, लॉन्ग राइड में जैसा हम अक्सर करते हैं कि हम कहीं रेस्टोरेंट में रुक गए, ढाबे पर रुक गए चाय पानी पीने के लिए, और उस केस में हमने बाइक को बंद किया, वापस से स्टार्ट किया, तो नेविगेशन आपका ऑटोमेटिकली वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आपको बार बार कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि मुझे इस बाइक के साथ में सबसे अच्छी चीज़ लगती है। इस सेगमेंट में काफ़ी सारी ऐसी बाइक हैं जिनमें आपको ब्लूटूथ कनेक्ट का फीचर तो मिलता है, लेकिन टर्न बाई टर्न नेविगेशन नहीं मिलता, सिर्फ कॉलर आईडी SMS अलर्ट ही मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काम का फीचर नहीं है। क्योंकि ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि कॉल अगर आ रही है, इमरजेंसी कॉल हो सकती है, तो आप उसको पिक कर लो, वो आपको डिस्प्ले पे दिखाएगा, लेकिन नेविगेशन ऐसी चीज़ है जो कि हम मोस्टली यूज़ करेंगे इमरजेंसी कंडीशन में। कॉल अलर्ट जो है वो इतना काम की चीज़ नहीं मानता मैं, क्योंकि आप पर्टिकुलर डिस्प्ले पर हमेशा देखने वाले नहीं हो कि कॉल आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपके फ़ोन की वाइब्रेशन आपको फील हो रही है तभी आप डिस्प्ले पे देखोगे कि शायद मेरी कॉल आ रही है, अदरवाइज़ आप डिस्प्ले पे ना देख के सामने देखोगे। बट नेविगेशन यूज़ करते हुए आपका ध्यान जो है वो भटके ना इधर उधर, तो आप डिस्प्ले पर वैसे एक नज़र मारो, आपको समझ में आएगा अच्छा 50 मीटर बाद मेरे को टर्न लेना है या 2 किलोमीटर तक अभी मुझे सीधा ही चलना है, तो फिर आप अपना रोड पर पूरा ध्यान रख सकते हो। बाकी देखो, सिटी राइड की अगर बात करूँ, जैसे अभी मैं सिटी में चल रहा हूँ, तो नॉर्मल ट्रैफिक वगैरह में बाइक को चलाना आसान है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बड़े आसानी से आप जो है वो बाइक को मनोवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होती है। हाँ, सिटी ट्रैफिक वगैरह में मिरर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइड निकलते हैं, ये हैंडल बार से बाहर हैं। अगर आप देखोगे तो हैंडल बार से बाहर हैं ये। नॉर्मली जो बाइक्स में मिरर होते हैं वो हैंडल बार के साइज़ के होते हैं, मतलब इससे बाहर नहीं होते, पर ये क्योंकि बाहर है, ऊपर से ये आगे है एकदम फेयरिंग पे, तो सबसे पहले इनके टच होने का जो है वो खतरा रहता है। जब भी आप हैंडल टर्न करोगे तो मिरर जो है वो हैंडल से पहले आगे चलता है, तो वो चीज़ है। मिरर जो है वो इसके थोड़े से साइज़ में छोटे हो सकते थे। अभी अगर मैं गैप की बात करूँ तो गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा बाहर खुलते हैं, तो जिसकी वजह से व्यू बहुत ज़्यादा मिलता है। शायद से इतने की ज़रूरत भी नहीं थी जितना मेरे को यहाँ पर व्यू मिल जाता है, तो वो चीज़ है। अगर फेयरिंग सेगमेंट में आप देखोगे इसके ऊपर R15 आती है, उसके मिरर उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं और उनमें भी व्यू जो है बहुत अच्छा मिल जाता है, तो ये चीज़ है। और मैंने जिक्सर के साथ में देखा है ज़्यादातर लोग जो है या तो मिरर निकाल देते हैं या फिर आफ्टर मार्केट मिरर के साथ जाते हैं। मैं मिरर तो नहीं निकालने वाला, पर मैंने आफ्टर मार्केट मिरर्स सर्च किए थे, मुझे कोई भी अच्छी क्वालिटी का मिरर नहीं मिला, तो फिर मैंने जो है वो इनको स्टॉक ही रखा है, मैंने इनको नहीं निकाला है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप इस बाइक के साथ जा रहे हो तो मिरर यही रखना तब तक जब तक आपको कोई अच्छी क्वालिटी के ना मिले। अगर मिल जाते हैं अच्छी क्वालिटी के तो देन आप चेंज कर सकते हो। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं, किसको खरीदनी चाहिए, किसको नहीं खरीदनी चाहिए, क्या आपको अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा। पहली चीज़, लुक एंड डिज़ाइन डिसेंट है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर मेरे हिसाब से अच्छा डिज़ाइन है। अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में देखते हो, इसकी प्राइस की बात करूँ तो हाल फिलहाल 1,35,000 रुपये एक शोरूम पे आपको ये देखने को मिलती है, और 1,55,000 रुपये के आसपास आपको ऑन रोड मिल जाएगी। और सुजुकी टाइम टू टाइम जो है वो यहाँ पर डिस्काउंट्स वगैरह भी ऑफ़र करता रहता है, जिसके बाद हो सकता है ये बाइक आपको और ज़्यादा कम प्राइस के साथ में देखने को मिल जाए। तो एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस के लिए तो आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप को कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी दिल्ली NCR से हो या गाज़ियाबाद से हो, बेस्ट डील चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अपने यहाँ का डीलर का कांटेक्ट दे दूँगा। दूसरी चीज़ जो आपको अच्छी लगेगी इस बाइक के साथ में वो है एक्सक्लूसिविटी। बाइक की सेल डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इस बाइक के बारे में नहीं जानते हैं। डिमांड क्यों नहीं है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो देखो, पहली चीज़ तो सुजुकी का डीलरशिप नेटवर्क उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी जो रीज़न मुझे समझ में आता है वो ये है कि फेयरिंग सेगमेंट के अंदर ऑलरेडी सेल कम है, और फेयरिंग सेगमेंट के अंदर सेल कम होने का रीज़न है इनकी मेंटेनेंस। भाई फेयरिंग बाइक के साथ में एक डर रहता है, बाइक गिर जाएगी तो फेयरिंग टूट जाएगी, कोई ठोक गया तो दिक्कत हो जाएगी, और उसके अलावा इनको साफ़ रखना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि पूरी बाइक को साफ़ करने में टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए लोग नेकेड बाइक ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि नेकेड बाइक में साफ़ सफाई सिर्फ टैंक पे कपड़ा मारा, सीट पे मारा और चल दिए। ज़्यादातर आपको लोग ऐसे ही देखने को मिलेंगे जो कि अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं रखते हैं, तो वो चीज़ है। फेयरिंग वाली बाइक्स अगर आप देखो तो वो आपको ज़्यादा नीट एंड क्लीन नज़र आएंगी, क्योंकि जो लोग ख़रीदते हैं उन्हें पता है फिर वो कैसे रखनी है और कैसे उसको मेंटेन करना है। तो ये मुझे रीज़न लगता है कि इन बाइक्स की सेल कम है, लेकिन इसकी वजह से आपके पास में एक एक्सक्लूसिविटी रहती है। आप एक यूनिक बाइक चला रहे हो, लोग मुड़ के देखते हैं कौन सी बाइक है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। हालांकि जिक्सर बहुत कोई नई बाइक नहीं है, बहुत लंबे टाइम से ये मॉडल आता है इंडियन मार्केट में, लेकिन फिर भी लोग जो है वो नहीं जानते हैं ज़्यादा। ऊपर से इसके ऊपर जो ब्रांडिंग की गई है वो बहुत कम है, मतलब सुजुकी अगर आप देखो तो बहुत छोटा सा आपको लोगो देखने को मिलेगा सुजुकी का। जिक्सर का आपको एक स्टिकर देखने को
मिलता है बस। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन से ब्रांड की कौन सी मोटरसाइकिल है। तो वो वाली चीज़ है जिसकी वजह से एक्सक्लूसिविटी बनती है, जो चीज़ आपको थोड़ा अच्छा फील देगी, हाँ आप थोड़ी सी यूनिक चीज़ चला रहे हो। बाकी देखो माइलेज बहुत ज़बरदस्त है, बाइक चलाओ आराम से, कम फ्यूल कॉस्ट के साथ में आप इसको मेंटेन कर सकते हो, डेली आप इसको राइड कर सकते हो। आपको एक कम्यूटर बाइक वाला माइलेज जो है वो इस बाइक से मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ मुझे लगती है। साथ ही साथ राइडिंग कंफर्ट जो है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से डेली कम्यूट में आप इसको चला सकते हो। बाकी कभी हाईवे राइड्स वगैरह करनी है तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हो, लॉन्ग राइड में थकने वाले नहीं हो। मैंने इसे दिल्ली टू हरिद्वार किया है बहुत आराम से, और मैंने कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेक भी नहीं लिया, मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए मैं रुकता था, वो भी अपनी जो इमरजेंसी है उसके लिए, बाकी और कुछ नहीं। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा लॉन्ग राइड के अंदर भी। और एक सबसे बढ़िया और प्लस पॉइंट जो मुझे इस बाइक के साथ में लगता है वो है आफ्टर सेल सर्विस। सुजुकी का सर्विस नेटवर्क भले ही बड़ा ना हो, पर जो है अवेलेबल वहाँ पे आपको सर्विस बहुत तसल्ली से मिलती है। आपको बहुत अच्छे से काम करके देते हैं, सर्विस वगैरह बहुत अच्छे से करके देते हैं, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होता। मेरे यहाँ तो नहीं होता, मतलब अभी तक 1 साल से ज़्यादा हो गया बाइक को चलाते हुए, जितनी भी सर्विस कराई है टाइमली मैं सर्विस सेंटर से ही कराता हूँ, ऑथोराइज से ही। आपको वो हर एक चीज़ अच्छे से बता देते हैं, जो इंजन ऑयल का ऑप्शन है वो भी बता देते हैं। चॉइस आपकी रहती है, आपको कौन सा चाहिए। नॉर्मल जाना चाहते हो नॉर्मल डलवा लो, फुली सिंथेटिक डलवाना है फुली सिंथेटिक डलवा लो। रिकमेंडेशन उनकी रहती है फुली सिंथेटिक के लिए, उसमें भी सुजुकी का एक्स्ट्रा आता है, वो डलवाना चाहो वो डलवा लो। मोट्यूल की तरफ जाना चाहते हो मोट्यूल डलवा लो, कैस्ट्रोल चाहिए कैस्ट्रोल डलवा लो। आप अपनी तरफ से कोई इंजन ऑयल लेके जाना चाहते हो वो लेके चले जाओ, वो बिल्कुल आपको मना नहीं करेंगे कि ये नहीं डालेंगे। अगर कंपनी रिकमेंडेड ऑयल लेके जा रहे हो वो बिल्कुल डाल देंगे, वो आपसे पूछेंगे भी नहीं कि कहाँ से लाए, कितने का लाए, क्या है। तो आफ्टर सेल सर्विस मुझे इसकी अच्छी लगती है। सर्विस कॉस्ट जो है वो बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ओवरऑल इस बाइक के साथ में एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहने वाला है। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। अगर आपके पास जिक्सर SF है आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अब देखो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस बाइक के साथ में, चाहे माइलेज से रिलेटेड हो, चाहे सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे कंफर्ट से, मैंने सब आपको बताया। आप मुझे कमेंट में बताओ आपको ये बाइक कैसी लगती है, ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करना। अगर जिक्सर SF ओन करते हो तो मेरे बताए हुए एक्सपीरियंस में और आपके बताए हुए एक्सपीरियंस में अगर कोई डिफरेंस है, मतलब आपको लगता है माइलेज कम आता है आपका या और ज़्यादा आता है, तो कमेंट कर देना। दूसरे लोगों को और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, दूसरे लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा इस बाइक के बारे में, और वो एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि इस बाइक को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। मेरी रिकमेंडेशन क्या है, तो देखो अगर आप बिगनर राइडर हो या फिर आप एक ऐसे राइडर हो जिसको बाइक चाहिए डिसेंट माइलेज के साथ में, और जिसकी रनिंग मोस्टली सिटी में होती है और हाईवे राइड पे भी उसको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जाना है, तो उसके लिए जिक्सर SF एक अच्छा ऑप्शन है। और आपकी पहली रिक्वायरमेंट है फेयरिंग मोटरसाइकिल, वो भी अफोर्डेबल प्राइस के साथ में, तो ये वहाँ पर बेस्ट होने वाली है। बाकी आप कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा, ये भी ज़रूर लिख देना। और इस वीडियो करते हैं एंड, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।